नमस्कार दोस्तों, मैं शिवानी यादव और आप देख रहे हैं क्लोज टू वर्ल्ड। और आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अंजलि यादव द्वारा लिखी गई हमारी कहानी का तीसरा हिस्सा, सामने वाला घर। पायल, तेरे मम्मी पापा का नाम सुनकर अंकल इस तरह क्यों चले गए? हाँ यार, मुझे भी ये समझ नहीं आ रहा। चिराग के पापा तेरे मम्मी पापा को पहले से जानते हैं क्या? क्या इन लोगों के बीच कोई झगड़ा या दुश्मनी है? आखिर बात क्या है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और मैंने तो अंकल का नाम भी आज से पहले कभी नहीं सुना। ये बोलते हुए पायल रोने लगी। अरे तू फिक्र मत कर, सब ठीक हो जाएगा। हम चिराग से बात करेंगे। रोना बंद करो और जाकर सो जाओ, बहुत रात हो गई है। रात भर रूह को पायल की चिंता सता रही थी। अगली सुबह पायल हर रोज की तरह अपना कॉफी कप लेकर बालकनी में गई और झूले पर बैठ गई। तभी वो चिराग के घर की ओर देखने लगी। बैठे बैठे रात की पार्टी की सारी बातें उसे याद आने लगी। उसने चिराग के कमरे की तरफ देखा तो लाइट चालू थी, मगर बालकनी में कोई नजर नहीं आ रहा था। वो मन ही मन सोच रही थी, आज चिराग बाहर नहीं आया। रोज तो वो मुझसे पहले ही आ जाता है। और वो उसका इंतजार करने लगी। तभी उसने सोचा कि मैं उसे मैसेज कर देती हूँ। जैसे ही वो अपना फोन देखती है तो हैरान रह जाती है। ये क्या, आज तो चिराग का कोई मैसेज भी नहीं है। वो रोज सुबह सबसे पहले मुझे गुड मॉर्निंग मैसेज करता है। शायद पार्टी की वजह से थक गया होगा या फिर रात में देर से सोया होगा। ये सोचकर वो चिराग को गुड मॉर्निंग लव का मैसेज कर देती है और अपने काम में लग जाती है। थोड़ी देर में तैयार होकर दोनों कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। आज कॉलेज में सीनियर्स का कोई प्रोग्राम था, इसलिए 2 ही क्लासेस थीं। पायल, आज क्लासेस नहीं है, हम कहीं घूमने चलते हैं ना। हम लोगों को यहाँ आए कितने दिन हो गए, मगर हम लोग अभी तक कहीं भी नहीं गए। नहीं रूह, आज मेरा मन नहीं है, चलो घर चलते हैं। चलना यार, तेरा मूड भी ठीक हो जाएगा। देख रूह, मेरा मूड तब तक ठीक नहीं होगा जब तक मेरी चिराग से बात नहीं होती है। अभी तक तुम दोनों की बात नहीं हुई? यार बात करना तो दूर, उसने तो मेरे किसी मैसेज का रिप्लाई तक नहीं किया है, ना ही कल रात से उसका कोई कॉल आया है। तुम दोनों का कोई झगड़ा हुआ क्या? यार झगड़ा तो तब होगा ना जब कोई बात होगी। पार्टी से आने के बाद हम दोनों की कोई बात तक नहीं हुई। चलो अब हम घर चलते हैं। इतना बोलकर दोनों घर के लिए निकल गईं और लंच करके अपने अपने रूम में आराम करने चली गईं। उधर चिराग के घर का माहौल भी काफी खराब था। माँ पापा ये बात समझ क्यों नहीं रहे हैं? इतने बड़े बिजनेसमैन होकर भी इतनी छोटी सोच रखते हैं। अगर पायल अनाथ भी है तो इसमें उसकी क्या गलती है? चिराग अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोते हुए उन्हें अपने दिल की हर बात बता रहा था। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते, तुम चुप हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मैं बात करूंगी तुम्हारे पापा से। पक्का ना माँ? हाँ बेटा पक्का, मैं बात करूंगी उनसे और हम उन्हें समझा लेंगे। बेटा तुम अपने पापा को जानते हो, वो कितने गुस्से वाले हैं और अपने आगे वो किसी की भी नहीं सुनते। लेकिन मैं अपने बेटे के लिए पूरी कोशिश करूंगी। अच्छा तुम ये बताओ, तुमने पायल से बात की या नहीं? माँ, मेरी उससे बात करने की हिम्मत नहीं हो रही। ये क्या बात हुई भला? इन सब के बारे में उसे तो कुछ पता भी नहीं है। तुम क्यों उसे परेशान कर रहे हो? वो बेचारी ना जाने क्या सोचती होगी। जाओ उससे बात करो। ठीक है माँ। इतना कहकर चिराग वहां से चला गया, मगर पुष्पा जी को उलझन में छोड़ जाता है। थोड़ी देर बाद पायल का फोन बजता है। पायल फोन उठाकर देखती है तो चिराग का नाम स्क्रीन पर देखकर खुश हो जाती है और फोन उठाते ही कहती है, चिराग तुम 2 दिन से कहाँ थे? तुमने मुझसे बात क्यों नहीं की? अंकल तुमसे नाराज हैं क्या? क्या मेरी वजह से तुम्हारे घर में झगड़ा हुआ? और तुमने मेरा फोन भी नहीं उठाया। एक एक करके पायल ने अपने सारे सवालों की लाइन लगा दी, मगर उधर से कोई आवाज नहीं आई। हेलो चिराग, तुम ठीक तो हो ना? तभी
बहुत धीरे से मगर प्यार से आवाज आती है, आई लव यू पायल। यह सुन पायल चुप हो जाती है। कैसी हो? ठीक हूँ, तुम कैसे हो? बालकनी में आकर देख लो। ये सुनते ही पायल दौड़कर बालकनी में पहुंच जाती है। उसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और चिराग भी उसे देखकर मुस्कुराने लगता है और कहने लगता है, तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं। हाँ, तभी आप 2 दिन से बालकनी में नहीं आए, है ना? नहीं पायल, बस थोड़ा बिजी था। अच्छा सॉरी। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है। अभी कैसे मिल सकते हैं? अंधेरा होने वाला है। अरे आज मम्मी पापा बाहर जा रहे हैं, रात में लेट आएंगे, तो हम घर पर ही मिल सकते हैं। प्लीज पायल, मना मत करना, प्लीज आ जाओ। अच्छा ठीक है, थोड़ी देर में आती हूँ। पायल रूह को सारी बात बताती है और उससे पूछती है, क्या मैं चिराग के घर चली जाऊं? तू जा, मगर अपना बहुत ध्यान रखना। और सुन, जरा अच्छे से तैयार होकर जाना, ऐसे ही मत चली जाना। थैंक यू रूह, तू ही मेरी सच्ची दोस्त है। जा, ये प्यार अपने चिराग के लिए बचा कर रख, मुझे मक्खन मत लगा। पायल मुस्कुराते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अलमारी के सामने खड़े होकर सोचती है, क्या पहनूं क्या ना पहनूं। फिर वो एक काले रंग का कुर्ता निकालती है। हाँ, ये अच्छा लगेगा, इसे पहन लेती हूँ। थोड़ी देर में पायल तैयार होकर बाहर आती है। वो जैसे ही बाहर आती है तो रूह उसे देखकर दंग रह जाती है। क्या गजब ढा रही हो पायल, जाने मन आज तो तुझे देखकर मेरे मन में भी घंटी बज रही है। ये कहती हुई वो पायल के गले लग जाती है। चुप करो, बहुत बेशरम हो तुम रूह, मैं ना तुझे छोड़ूंगी नहीं। यह बोलकर वो उसके कान खींचने लगती है। अरे सॉरी यार, मैं तो मजाक कर रही थी। अब जा, चिराग तेरा इंतजार कर रहा होगा। ये सुन पायल रूह का कान छोड़ देती है। मैं तुम्हें आकर देखूंगी। ये बोलकर वो झट से बाहर चली जाती है। वो जैसे ही चिराग के घर पहुंचती है तो देखती है दरवाजा खुला हुआ है और गार्ड भी नहीं है। वो धीरे धीरे अंदर जाती है मगर कोई दिखाई नहीं देता। जैसे ही वो घर के अंदर जाती है तो दरवाजे पर एक गुलाब के साथ में एक नोट रखा हुआ था। पायल उसे उठाती है और पढ़ती है। उस पर लिखा था, वेलकम मेरी जान, ऊपर आ जाओ। पायल खुश होकर ऊपर जाती है तो फिर एक नोट मिलता है, लेफ्ट में फर्स्ट रूम। क्या चिराग, ये क्या है? क्यों परेशान कर रहे हो मुझे? ये बोलते हुए वो रूम में पहुंच जाती है। वो दरवाजे पर खड़ी होकर धीरे से बोलती है, चिराग कहाँ हैं आप? और धीरे से दरवाजा खोलती है और सामने का नजारा देख वो खुशी के मारे पागल हो जाती है। सामने चिराग अपने हाथों में एक बड़ा सा गुलदस्ता लिए घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो चिराग के पास जाती है, गुलदस्ता लेती है और उसका हाथ पकड़कर अंदर आ जाती है। जैसे ही वो अंदर आती है तो उसकी खुशी धीरे धीरे और बढ़ जाती है। सामने रखी टेबल पर एक प्यारी सी फूलों से भरी प्लेट में एक डायमंड की अंगूठी रखी हुई थी। चिराग वो अंगूठी उठाता है और उसके बाद पायल से कहता है, उस दिन ये रस्म अधूरी रह गई थी ना? और ये कहते हुए वो पायल को अंगूठी पहना देता है। पायल उसी को देखे जा रही थी। क्या हुआ, कुछ बोलोगी नहीं? कैसा लगा ये सब तुम्हें? बहुत प्यारा, थैंक यू चिराग। और दोनों वहीं कुर्सी पर बैठ जाते हैं। सॉरी पायल, मैं 2 दिन से तुमसे बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, मगर तुमने इस तरह अचानक मिलने क्यों बुलाया? इतना कहते हुए पायल कमरे को चारों तरफ से देखने लगती है। तुम्हें ये सब पसंद आया ना? हाँ, ये सब मुझे बहुत प्यारा लगा। चिराग ने पायल को पीछे से गले लगा लिया। और मुझे तुम आज बहुत प्यारी लग रही हो। तुम पर काला रंग बहुत प्यारा लगता है, बिल्कुल आसमान के चांद की तरह लग रही हो। ये बोलकर वो पायल को अपने सामने खड़ा करता है और उसकी आंखों में देखता है और मन ही मन सोचता है,
पायल, मैं नहीं जी पाऊंगा तुम्हारे बिना। कब तुम मेरी जिंदगी बन गई ये तो मुझे खुद ही पता नहीं चला। तभी पायल की आवाज सुन चिराग अपने ख्यालों से बाहर आता है। क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मेरा चांद तो उस आसमान के चांद से भी कई ज्यादा सुंदर है। ये कहते हुए चिराग पायल के चेहरे की ओर झुकने लगता है। ये देख पायल घबरा जाती है और पीछे हट जाती है। तभी चिराग उसकी तरफ देखते हुए कहता है, मुझे अपनी मर्यादा पता है पायल, मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें नजरें झुकानी पड़े। ये सुनते ही पायल चिराग को गले से लगा लेती है। चलो अब खाना खाते हैं। हाँ बिल्कुल, चलो। चिराग पायल को अपने घर की छत पर ले जाता है। वहाँ बहुत प्यारा डेकोरेशन चिराग ने किया था। ऐसा लग रहा था मानो किसी बहुत बड़े होटल में वो उसे कैंडल लाइट डिनर पर लाया हो। चिराग पायल को कुर्सी पर बैठाता है और दोनों एक दूसरे को देखते हुए साथ खाना खाते हैं। थोड़ी देर दोनों वहीं बैठकर ढेरों बातें करते हैं। तभी पायल का फोन बजता है। रूह का कॉल था। पायल तुरंत फोन उठाती है। रूह का फोन, चिराग अब मुझे जाना चाहिए, काफी देर हो गई है, थोड़ी देर और रुक जाओ ना। नहीं, वो घर पर अकेली है, प्लीज आज जाने दो। अच्छा ठीक है। ये बोलकर चिराग पायल को अपनी ओर खींच लेता है और उसके माथे पर अपने होठों की छाप छोड़ देता है। जैसे ही पायल को ये सब महसूस होता है, पायल अपनी आंखें बंद कर लेती है। कुछ देर बाद वो शर्माते हुए वहां से चली गई। पायल घर से बाहर निकली और जल्दी से अपने घर के अंदर चली गई। अंदर जाते ही रूह ने अपने सवालों की लड़ी लगा दी। कितनी देर लगा दी? क्या हुआ? बताना, चिराग ने क्यों बुलाया था तुझे? अरे अरे रुक तो, मुझे बैठने तो दे। जैसे ही पायल बैठती है तो रूह भी तुरंत उसके पास बैठ जाती है और बोलती है, अब बता। पायल मुस्कुराती हुई उसे सारी बात बताती है। तभी रूह ने पूछा, तुझे गार्ड ने रोका नहीं? लेकिन वहां तो गार्ड था ही नहीं। चिराग ने उसे पहले ही छुट्टी दे दी थी। ओहो, मतलब रास्ता पहले से ही साफ था। यह बोलकर दोनों हंसने लगते हैं। आज पायल और चिराग ने एक नया सफर महसूस किया। वो दोनों अब अपने रिश्ते में धीरे धीरे और आगे बढ़ रहे थे। पायल और चिराग दोनों ही इस नए एहसास को याद करते हुए अपने अपने बिस्तर पर करवट बदल रहे थे। वहीं जब रात को चिराग के मम्मी पापा घर पहुंचे तो काफी देर हो चुकी थी, इसलिए पुष्पा जी चाहकर भी मनोरथ जी से पायल के बारे में कोई बात नहीं कर पाई। आज काफी देर हो गई है, कल इनसे बात करूंगी, यह सोचकर वो सोने चली गई। अगले दिन पायल और चिराग की सुबह तो रोज से भी अच्छी हुई, मगर पुष्पा जी और मनोरथ जी के बीच तो कुछ और ही चल रहा था। मनोरथ जी अपने कमरे में बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तभी पुष्पा जी वहां आई और कहने लगी कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। पायल बहुत अच्छी लड़की है और हमारा बेटा उसे बहुत पसंद करता है, तो कह दो उसे कि भूल जाए। इतना कहते हुए मनोरथ जी खड़े हो गए। मुझे ऑफिस जाना है, आप नाश्ता लगाइए और याद रखिएगा कि मुझे इस बारे में अब और कोई बात नहीं करनी है। इतना सुनकर पुष्पा जी वहां से चली गई और उनके जाते ही मनोरथ जी 25 साल पहले की यादों में चले गए। भोपाल विश्वविद्यालय, कॉलेज का आखिरी साल, कॉलेज की फेयरवेल पार्टी वाला दिन। यार मनोरथ, अब तो कुछ कर, कॉलेज बंद हो जाएगा और वो सुरेंद्र अवंतिका को ले उड़ेगा। यह सुनते ही मनोरथ गुस्से में वहां रखी कुर्सी पर लात मारता है और बोलता है, मनोरथ ठाकुर इस तरह हार नहीं मानता। 3 साल से अवंतिका को समझा रहा हूँ, मगर वो तो उस सुरेंद्र के पीछे पागल है। बस अब बहुत हुआ, अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे उस सुरेंद्र का भी नहीं होने दूंगा। यह बोल वो वहां से चला जाता है। वो कॉलेज की कैंटीन में जाता है। वहां सुरेंद्र और अवंतिका लंच कर रहे थे।
वो सीधा जाकर अवंतिका का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगता है। यह देख सुरेंद्र बीच में आ जाता है। तू बीच में मत आ, अवंतिका सिर्फ मेरी है। और दोनों के बीच हाथापाई होने लगती है। इन सब के बीच मनोरथ से धक्का लगता है और अवंतिका टेबल से टकरा जाती है। टेबल की किनारी लोहे की होने के कारण वो अवंतिका के पेट में घुस जाती है। खून में लथपथ अवंतिका वहीं बेहोश हो जाती है। ये देख सब घबरा जाते हैं। तभी वहां टीचर्स भी आ जाती हैं और वो तुरंत अवंतिका को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। अवंतिका का काफी खून बह चुका था। अवंतिका के घर वाले भी हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। मनोरथ के पापा बहुत बड़े आदमी थे, इसलिए वो मनोरथ को हर तरह के पुलिस केस से बचा लेते हैं। कुछ दिनों में अवंतिका घर आ गई, मगर मनोरथ ने अवंतिका का पीछा नहीं छोड़ा। इन सब चीजों से परेशान मनोरथ के पापा ने उसे शहर से बाहर भेज दिया। उसी बीच सुरेंद्र और अवंतिका की शादी हो गई। कुछ सालों बाद जब मनोरथ वापस आया तो उसकी माँ की हालत बहुत खराब थी। वो हॉस्पिटल में भर्ती थी। तभी मनोरथ उन्हें देखने वहां पहुंचा तो उसने कुछ ऐसा देखा कि उसकी आंखें फटी रह गईं। वहां एक डॉक्टर से बात करती हुई अवंतिका दिखी। वो उसे हैरान होकर देख रहा था और उसके बगल में जो शख्स था वो शख्स और कोई नहीं, सुरेंद्र ही था। अवंतिका ने मांग में सिंदूर भरा था, हाथों में चूड़ा पहना था। ये सब देख मनोरथ को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या है और वो दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं। यह जानने के लिए वो छुपकर उनकी और डॉक्टर की बात सुनने लगा। डॉक्टर साहब प्लीज बताइए ना कि रिपोर्ट में क्या आया है, अवंतिका ने कहा। डॉक्टर ने बड़े ही गंभीरता से कहा, माफ कीजिए अवंतिका, आप कभी माँ नहीं बन सकती। मैंने आपकी सारी रिपोर्ट देख ली है। सालों पहले आपके पेट में जो चोट लगी थी उसकी वजह से आपके पेट में बच्चादानी में कुछ ऐसे घाव हो गए हैं जिससे आप बेबी कैरी नहीं कर सकती। यह सुनते ही अवंतिका और सुरेंद्र को सालों पुरानी घटनाएं याद आ गई और दोनों की आंखें भर आईं। वहीं मनोरथ ने यह सब बात सुनी तो वो भी धक्के से रह गया। यह सब सोचते ही वो पुराने दिनों से बाहर आया और मन ही मन सोचने लगा, सालों पहले हुई घटना कहीं फिर से सामने ना आ जाए। मानता हूँ जो हुआ गलत हुआ, मगर मैं अपने अतीत की वजह से अपना और अपने बच्चों का आज खराब नहीं होने दूंगा। मुझे कुछ भी करके ये सब नहीं होने देना है। मैं इनकी शादी नहीं होने दूंगा। और ऐसे ही वक्त गुजरता गया। 2 दिन बाद पायल को उसके पापा का फोन आया। हेलो पापा, आप कैसे हो? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? अच्छा, तो तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। मैं और तुम्हारी माँ कल तुमसे मिलने आ रहे हैं। हम लोग तुम्हें बहुत याद कर रहे हैं। सच में पापा, मैं भी आप लोगों को बहुत याद करती हूँ। आप लोग जल्दी आ जाइए। इतना कहकर पायल फोन रख देती है और तुरंत चिराग को फोन करती है। वो बड़ी उत्सुकता के साथ चिराग को बताती है, तुम्हें पता है कल मम्मी पापा आ रहे हैं। पायल की आवाज में जो खुशी थी वो चिराग अच्छे से महसूस कर पा रहा था। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब हम बात कैसे करेंगे? तुम तो मुझे भूल ही जाओगी ना? नहीं चिराग, मेरी जिंदगी में जो जगह मेरे मम्मी पापा की है वो कोई और नहीं ले सकता, मगर तुम मेरी जिंदगी का वो हिस्सा हो जिसके बिना मेरी जिंदगी अधूरी है। थोड़ी देर के लिए फोन पर खामोशी छा गई। मुझे मिलवाओगी नहीं अंकल आंटी से? तुम मिलोगे? अरे बाबा, मुझे भी तो अपने होने वाले सास ससुर से मिलना है ना। और दोनों हंसने लगे। बस इसी तरह समय गुजर गया और अगले दिन सुबह सुबह दरवाजे की घंटी बजी। पायल ने दौड़कर दरवाजा खोला और जोर से चिल्लाई, पापा आप? इतना कहते हुए वो सुरेंद्र जी के गले लग गई। पापा, आप तो शाम तक आने वाले थे ना? अरे सारे सवाल बाहर ही पूछ लोगी। तभी पीछे से रूह की आवाज आई, अरे अंकल, इसका बस चले ना तो सारा दिन यही निकाल देगी। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी, आप लोग अंदर आ जाइए। कैसी हो बेटा?
मैं अच्छी हूँ, आप लोग कैसे हैं? और आपने बताया नहीं कि आप लोग आने वाले हैं। हमने रात में पायल को बताया था। तभी रूह पायल को गुस्से से देखने लगी। अरे घूर मत, पापा का फोन रात में बहुत देर से आया था। देखा अंकल आंटी, आपने आपकी बेटी को ये मुझे कोई बात नहीं बताती है। और मम्मी पापा आपके साथ नहीं आए। हमने उन्हें पूछा था, मगर शायद उन्हें कुछ जरूरी काम था, इसलिए वो नहीं आ पाए। यह सुन रूह उदास हो जाती है। अरे बेटा, उदास क्यों हो रही हो? हम भी तो है ना, तुम्हारे मम्मी पापा। सब लोगों ने साथ में बैठकर नाश्ता किया और बैठकर बातें करने लगे। तभी फिर से दरवाजे की घंटी बजती है। रूह ने दरवाजा खोला और चिराग को देखकर बोला, क्या बात है, बहुत जल्दी है अपने सास ससुर से मिलने की। जी बिल्कुल। और हंसते हुए दोनों अंदर आ जाते हैं। चिराग दोनों के पैर छूता है। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, पर हमने आपको पहचाना नहीं। रूह, अंकल यह हमारे सामने वाले घर में रहते हैं और हमारे अच्छे दोस्त भी हैं। हम लोग इनके पापा के बर्थडे पार्टी में भी गए थे। अच्छा, आओ बेटा बैठो। पायल, जाके चिराग के लिए चाय नाश्ता लाओ। नहीं अंकल, मैंने नाश्ता कर लिया है। और बेटा अपने बारे में बताओ, अपने परिवार से मिलवाओ। जी अंकल, आज शाम का डिनर आप लोगों का हमारे घर पर ही है। माँ ने कहा था कि मैं आप लोगों को इनवाइट कर दूं। ठीक है बेटा, हम जरूर आएंगे। चिराग और पुष्पा जी ने मिलकर ये प्लान बनाया था। शायद मनोरथ जी पायल के परिवार से मिलकर इस शादी के लिए तैयार हो जाएं और यह भी पता चल जाएगा कि आखिर मनोरथ जी को पायल के बारे में ये सब कुछ पता कैसे चला। कहीं उन्हें कोई गलतफहमी तो नहीं है और वो पायल के परिवार को कैसे जानते हैं। ये सोचकर उन लोगों ने ये सारी प्लानिंग की थी। ठीक है बेटा, हम लोग जरूर आएंगे। जी अंकल, अब मैं चलता हूँ। इतना कहते हुए चिराग वहाँ से चला गया। अरे पायल, क्या कर रही हो? सुरेंद्र जी पायल के कमरे में आते हुए पूछते हैं। अंदर आइए ना पापा, आप मुझसे कुछ बात करना चाहती हो? यह सुन पायल ने अपनी नजरें झुका ली। हमें चिराग अच्छा लगा। पापा, आपको कैसे पता चला? पायल घबराती हुई बोली। बेटा, आपकी आंखों ने हमें सब बता दिया। यह सुन पायल अपने पापा के गले से लग जाती है। शाम के समय सब लोग तैयार होकर चिराग के घर चले जाते हैं। सब एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थे। तभी सुरेंद्र जी पूछते हैं, भाभी जी, भाई साहब नहीं दिख रहे? जी वो एक मीटिंग में फंस गए हैं। दरअसल वो सुबह जल्दी निकल गए थे तो उन्हें बता ही नहीं पाई कि आप लोग आने वाले हैं। मैंने सोचा शाम को घर आकर सीधा आप लोगों से मिल ही लेंगे, इसलिए मैंने उन्हें बताया भी नहीं तो वो थोड़ा जल्दी आ जाते। इतना कहते ही बाहर से कार के हॉर्न की आवाज आई। लीजिए, आ गए। तभी मनोरथ जी बाहर से अंदर आते हैं, मगर जैसे ही उनकी नजर सुरेंद्र जी पर पड़ी तो मनोरथ जी के कदम वहीं रुक गए और अवंतिका जी और सुरेंद्र जी सोफे से उठकर खड़े हो गए और गुस्से भरी नजरों से मनोरथ जी को देखने लगे। तुम यहाँ? मनोरथ ने धीरे से कहा। चिराग बीच में बात काटते हुए बोला, आप लोग जानते हैं एक दूसरे को? हाँ, सुरेंद्र जी बोले। अगर हमें पता होता कि यह तुम्हारा घर है तो हम यहाँ कभी नहीं आते। चलो पायल। और वो गुस्से से घर से बाहर चले जाते हैं। पापा, क्या बात है? आप पायल के परिवार को कैसे जानते हैं? और वो लोग इतने गुस्से में यहाँ से चले क्यों गए? मगर मनोरथ जी ने तो मानो चुप्पी साध ली थी। यही हाल पायल के घर पर भी था। पापा, आप लोग एक दूसरे को जानते हो? प्लीज माँ बताइए ना। मगर कोई कुछ नहीं बोल रहा था। तुम अपने कमरे में जाओ। 2 दिन गुजर गए मगर किसी ने किसी से कोई बात नहीं की। पायल रूह कॉलेज चली गई। तभी चिराग की माँ उनके घर पहुंची। नमस्ते, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? पायल के मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे और उन्होंने उन्हें अंदर आने के लिए हाँ कह दिया। माफ कीजिए अवंतिका जी, मैं इस तरह अचानक बिना बताए आ गई, मगर मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या बात है, क्योंकि हम बड़ों के झगड़े के कारण हमारे बच्चे परेशानी उठा रहे हैं। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं।
कम से कम आप लोग मुझे तो बताएं कि आखिर परेशानी क्या है। वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिर्फ पायल आपकी सगी बेटी नहीं है, क्या इसके अलावा भी कोई कारण है? यह बात सुनते ही अवंतिका जी और सुरेंद्र जी हैरान हो गए। आप ये बात कैसे जानती हैं? उस दिन जब पायल घर आई थी तो मनोरथ ने गुस्से में यह बात हम लोगों के सामने कह दी थी, मगर उन्हें यह बात कैसे पता चली ये तो मुझे भी नहीं पता। मनोरथ जी ने आपको नहीं बताया? नहीं, सुरेंद्र जी ने गुस्से भरी हंसी हंसते हुए बोला। आखिर अपनी गिरी हुई हरकतें कैसे बताता वो? क्या मतलब भाई साहब, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, आखिर क्या बात है? ये हमारे बच्चों की जिंदगी का सवाल है। यह सब सुनते ही सुरेंद्र जी पुष्पा जी को सारी बात बता देते हैं। यह सब सुनकर पुष्पा जी दंग रह जाती हैं और आंखों में आंसू भरकर बोलती हैं, इतनी बड़ी बात तो मैंने सपने में भी नहीं सोची थी, मुझे माफ कर दीजिए, मगर सालों पुरानी बात के लिए क्या हम अपने बच्चों को अलग कर देंगे? क्या आप तीनों की जिद इतनी बड़ी है? प्लीज भाई साहब, मैं आपसे विनती करती हूँ, पुरानी बातें भूल जाएं और हमारे बच्चों की खुशियों के बारे में सोचें। ठीक है, हम इस बारे में सोचेंगे। मगर वो इस बात से अनजान थे कि घर के दरवाजे पर पायल और रूह ये सब बातें सुन रही थी। मगर पायल को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो एक अनाथ है। उसने सोचा कि मम्मी पापा ने तो वैसे ही इतने सारे दुख झेले हैं, इसलिए मैं उनसे इस बारे में कोई बात नहीं करूंगी। वो मेरे मम्मी पापा हैं, वही मेरी दुनिया है। मनोरथ जी अपने कमरे में किसी सोच में डूबे हुए थे। क्या सोच रहे हो? तभी मनोरथ जी चौंकते हुए बोले, कुछ नहीं। एक बात बताइए। हाँ पूछो। आपको ये बात कैसे पता चली कि पायल को उसके माँ बाप ने गोद लिया है? ये सवाल सुनते ही मनोरथ जी पुष्पा जी को देखने लगे, फिर नजरें चुराते हुए बोले, वो मेरी माँ जिस हॉस्पिटल में भर्ती थी वहीं मैंने पायल के मम्मी पापा को डॉक्टर से बात करते हुए सुना था, इसलिए मैं ये सब जानता हूँ। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? यूं ही। तो फिर उस दिन आप लोग एक दूसरे को गुस्से में क्यों देख रहे थे? मुझे नहीं पता, तुम यह बातें छोड़ दो। क्यों छोड़ दूं? आप मुझे बताएं कि आखिर आप पायल को और उसके घर वालों को कैसे जानते हैं? क्यों अवंतिका जी कभी माँ नहीं बन पाई? यह सुन मनोरथ जी पुष्पा जी को गुस्से से देखने लगे। बताएं, क्योंकि आपने अपनी जिद के कारण एक लड़की की सबसे बड़ी खुशी उससे छीन ली। अभी भी वक्त है, अगर आप अपने बेटे की खुशियाँ चाहते हैं तो उनसे माफी मांग लीजिए और पायल को अपने घर की बहू बना लीजिए, वरना आप साथ दें या ना दें, मैं ये शादी जरूर करवाऊंगी और उसके बाद आप अकेले रह जाएंगे। इतना कहकर पुष्पा जी वहाँ से चली गईं और घर में सगाई की तैयारियां शुरू हो गईं। सगाई देहरादून में ही होनी थी, इसलिए ज्यादा रिश्तेदारों को इनवाइट नहीं किया था। सगाई वाला दिन था और बाहर से ढोल बजने की आवाज आ रही थी। अवंतिका जी, सगाई तो शाम को है, मगर ये ढोल वाला अभी कैसे आ गया? जैसे ही सुरेंद्र जी ने दरवाजा खोला तो बाहर मनोरथ जी ढोल वालों के साथ नाच रहे थे। जब दोनों की नजरें टकराईं तो मानो एक शांति सी हो गई। मनोरथ जी ने सुरेंद्र जी के पास जाकर खड़े हो गए और कहा, मुझे माफ कर दो सुरेंद्र, मैं तुम्हारा और अवंतिका का गुनहगार हूँ, मगर बच्चों की खुशियों के लिए क्या हम सब कुछ भूलकर एक नए सिरे से इस रिश्ते को शुरू कर सकते हैं? तभी अवंतिका जी भी वहाँ आ गई और मनोरथ जी के हाथ बंधे हुए देखकर बोली, जो हुआ उसे भूल जाओ मनोरथ, हमने तुम्हें माफ कर दिया। यह सुन वो खुश हो जाते हैं और नाचने लगते हैं। शाम को सगाई की रस्में होती हैं। पायल और चिराग दोनों ही बहुत खुश थे। पायल, कितना अच्छा हुआ ना, सारी गलतफहमियां, सारी शिकवे शिकायतें सब दूर हो गए। हाँ चिराग, वक्त सबसे बड़ा मरहम होता है। यह बोल दोनों मुस्कुराते हुए अपने नए सफर की ओर चल पड़े।